सो ही गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के पूर्वी की इंग्लिश बुक के चैप्टर को जो है आई टू हैड अ ड्रीम। इसे लिखा है वर्गीस कुरियन ने। और ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में लेटर है जो वर्गीस कुरियन ने अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को लिखा था और बताया था उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और साथ में लेटर को लिखने के महत्व को। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरा स्टोरी क्या है, तो उनका लिखा हुआ लेटर है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने लेटर में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे पहले लिखते हैं कि मेरे प्यारे सिद्धार्थ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है याद करने में कि आखिर मैंने तुम्हें पिछली बार लेटर कब लिखा था। क्योंकि ये कहते हैं कि आजकल के इस फास्ट पेस्ड यानी बहुत तेजी में चलने वाली दुनिया में सभी लोग इतने एडिक्टेड हो गए हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन से। एडिक्टेड मतलब कि उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर किसी को भी किसी से बात करनी होती है तो वो टेलीफोन का यूज़ करते हैं और उसी सेकंड बात हो जाती है। लेकिन टेलीफोन से बात करने पे लोगों को बहुत जल्दी लेकिन बहुत ही थोड़ा देर तक ही खुशी मिलती है यानी जॉय मिलता है। लेकिन यही लिखना बहुत ही अलग है। जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ राइटिंग में हो, चाहे वो लेटर ही क्यों ना हो, लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो उसके अंदर अपने प्रेज़ेंट की बातों को हम बताते हैं। जैसे अगर मैं अभी लेटर लिखता हूँ किसी और को तो मैं बताता हूँ कि मेरा अभी का हाल क्या है। उसके बाद मैं अपने सभी आस-पास होने वाली चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि हाँ, घर में लोग कैसे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और लेटर की एक ख़ासियत है कि लेटर अगर मैं किसी को भेजता हूँ, तो जिसे लेटर भेजा गया है वो आदमी उस लेटर को ट्रेज़र करके रख सकता है, यानी उसको अपने पास रख सकता है किसी जगह पे। और जब वो 1, 2 या 10 साल बाद उस लेटर को दोबारा पढ़ता है, तो उसको एक नॉस्टैल्जिया वाला फ़ीलिंग आता है, यानी उसे अंदर से फ़ील आता है एक पुरानी यादें ताज़ा होने वाली। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी भी हम लोग अपने फ़ोन में जो मैसेज वगैरह आते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं या फिर ड्राइव वगैरह में सेव करके रख सकते हैं। उससे भी अगर हम लोग 4-5 साल या 10 साल बाद देखते हैं तो हमें नॉस्टैल्जिया फ़ील आता है, क्योंकि एक्चुअली मेरे ड्राइव में जो फ़ोटोज़ है उसे देख कर के मुझे भी फ़ील आया था। तो यहाँ पे आके लेटर और इसमें क्या अंतर रहा? कोई भी पुरानी चीज़ हमें नॉस्टैल्जिया फ़ील कराती ही है। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही अंतर है कि अगर आपने कोई मैसेज का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है या फिर मैसेज कोई आपके पास है जो 5 या 10 साल पुराना है, और वही अगर एक जगह लेटर आपके पास है किसी के द्वारा भेजा गया और वही 5 या 10 साल पुराना है, तो दोनों को देख कर के आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी, आपको पुराने वक़्त का याद आएगा। बट यहाँ पे लेटर को देख कर के आपको ज़्यादा फ़ील आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी के वक़्त में मैसेजेस बहुत कॉमन है बट लेटर्स कॉमन नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ें जो पुराने एरा को बताती है, जैसे पुराने वक़्त को भी दर्शाती है, और उस चीज़ को अगर आप अभी देखते हो तो आपको ज़्यादा फ़ील आता है कि यार पहले के वक़्त का लेटर है मेरे पास जो रखा हुआ है। मैसेज तो अभी बहुत सारे लोग करते हैं बट लेटर एक साथ में अलग-सा फ़ील देता है, पुराने एरा को दिखाता है। अब जो कि आपको याद है कि यह लेटर ये अपने ग्रैंडसन को लिख रहा है, और ग्रैंडसन कितना भी है उस समय थोड़ा कम उम्र का ही होगा, लाइक 10, 12, 15 साल का। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो लेटर मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, हो सकता है कि तुम इसे अभी ना पढ़ के कुछ देर बाद पढ़ो। लेकिन अगर ये लेटर तुम जैसे सँभाल के अपने पास रखते हो और इसी लेटर को तुम कुछ डेकेड्स के बाद यानी कुछ 10-20 साल बाद वापस से पढ़ते हो और जिस समय तुम थोड़े बड़े उम्र के हो जाते हो, तब तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर इस लेटर में मैं जो बातें लिखने वाला हूँ और आगे जो तुम पढ़ोगे, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें तब आएगा। इसलिए कहते हैं आगे कि मैं इस लेटर में अपने लाइफ़ के बारे में लिख रहा हूँ कि मैंने आखिर जो फार्मर्स हैं, उनके साथ काम करने का निर्णय क्यों लिया? ये आगे बताते हैं जो आएगा इसमें कि ये और भी अलग-अलग बड़े-बड़े फ़ील्ड्स में जा सकते थे, लेकिन स्टिल इन्होंने चूज़ किया कि ये फार्मर के साथ ही काम करेंगे। आगे फिर ये पॉइंट करते हैं कि जब तुम बड़े हो करके यानी वही 10-20 साल बाद लेटर को दोबारा पढ़ोगे, तो तुम जब 21st सेंचुरी में आ जाओगे, यानी ये जब लेटर लिख रहे हैं उस समय 20th सेंचुरी चल रहा है। तो जब तुम 21st सेंचुरी में जाओगे, तो तुम्हारी जो जनरेशन के लोग होंगे, जो भी तुम्हारे साथी होंगे, तुम उनको मेरी बातें बताओगे। कि मेरे ग्रैंडफ़ादर के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, मेरे ग्रैंडफ़ादर ने अपने ज़माने में ये काम किए। यानी तुम मेरी बातें जो तुम इस लेटर के थ्रू पढ़ोगे, वो बाद में अपने जनरेशन वाले लोगों को, उनको बताओगे। अब आगे लिखते हैं कि इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद। और उस समय जो सबसे नोबलेस्ट यानी जो सबसे अच्छा काम माना जाता था वो ये था कि अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना अपना, ताकि अपना जो सपनों का देश है यानी आज़ादी के बाद जो लोगों ने सोच के रखा था कि हमारा इंडिया कैसा हो, इंडिया में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, वैसा देश बना सकें। जैसे ये बताते हैं कि लोगों का जैसे सपना था कि एक ऐसा देश बनाना है इंडिया को जहाँ पर लोगों में भुखमरी या गरीबी ना हो, जहाँ पे सब एक-दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और प्यार से रहें, ताकि एक ऐसा देश बनाया जा सके जो इंडिया का फ़ोरमोस्ट यानी लीडिंग नेशंस में गिना जा सके। अब ये बताते हैं कि अगर आपको कोई एक काम को परस्यू यानी फ़ॉलो करना है तो आपको किसी दूसरे काम को छोड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया कि 50 साल पहले इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि इनके अंदर एक बदलाव आ गया।
और वो हुआ क्या था, इन्होंने देखा था एक स्मॉल कोऑपरेटिव डेयरी फार्मर्स को, यानी एक फार्मर्स का ऐसे ग्रुप होता है जो मिलकर के काम करते हैं, उनको जो ट्राई कर रहे थे अपने लाइफ़ पर कंट्रोल पाने की। यानी कि होता है ना कि वो इस तरीके से कोशिश कर रहे थे ताकि उनका दिनचर्या चल सके, खाने-पीने का उनका काम हो सके। तो जब वो इस चीज़ को देखते हैं ना, तब ये सोचते हैं कि ये फार्मर्स के साथ जुड़ेंगे और फार्मर्स के साथ जुड़ कर के उनकी मदद करेंगे ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर सोचो, ये बताते हैं कि कभी भी इन्होंने ऐसा सपने भी नहीं सोचा था कि ये फार्मर के साथ एक्चुअल में काम करेंगे। लेकिन जो कि पास्ट में इन्होंने देखा था पहले से फार्मर्स को, उनकी परेशानियों को देखा था और धीरे-धीरे कुछ ऐसे और भी इवेंट्स हुए कि इनको ऐसा लगा कि नहीं, इन्हें फार्मर के साथ जुड़ जुड़ कर के काम करना चाहिए। ये कहते हैं कि इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये चाहते तो मेटलर्जी कर सकते थे। मेटलर्जी का मतलब होता है ऐसा काम जिसके अंदर मेटल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये कहते हैं कि अगर इन्होंने मेटलर्जी किया रहता तो उस समय ये किसी लार्ज कंपनी के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव होते। या फिर यह चाहते तो ये आर्मी जॉइन कर सकते थे और वहाँ पर वो जब रिटायर होते तब तक वो जनरल बन चुके होते। इसके अलावा या तो वो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जा करके वहाँ पर एक सक्सेसफुल एनआरआई बन सकते थे। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि इंडिया का आदमी जो कि विदेश में जा कर के रह रहा हो और वहाँ पे कहते हैं कि जा कर के सक्सेसफुल हो सकते थे। यानी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे करने के लिए, लेकिन इन्होंने उन सभी ऑप्शन से किसी को भी नहीं चुना। क्योंकि यह कहते हैं कि यह भारत में अपना कंट्रीब्यूशन और भी अच्छे तरीके से दे सकते थे और वो था कि जो भी फार्मर्स है उनके साथ जुड़ करके। तो देखो, यह रहते थे उस समय गुजरात आनंद। आनंद एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहते थे गुजरात में। ये कहते हैं कि तुम्हारी दादी ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया था। आनंद जो कि जगह का नाम है, कहते हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल थी। पर उन्होंने आर्डेंटली आर्डेंटली का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ मेरा सपोर्ट किया और मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं अपने ज़िम्मेदारियों को पोइज़ पोइज़ मतलब कामली जो है उनको निभाऊँ। ये कहते हैं कि इन्हें जब भी कोई रिकॉग्निशन मिलता, यानी इनके कंट्रीब्यूशन के जो भी ये अपने समाज के लिए करते, तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ मेरी नहीं है, ये उन सभी की है जिनके साथ मिल कर के मैंने काम किया। आगे ये बताते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस उस बात पे करना चाहूँगा जिसकी वज़ह से ये सारे कंट्रीब्यूशन मेरे पॉसिबल हो पाएँ, और वो था इनका वैल्यूज़। यानी ये बोलते हैं कि इनके वैल्यूज़ ने इनको अडेयर किया। अडेयर मतलब होता है कि सपोर्ट किया कि ये सारे कंट्रीब्यूशन करते रहें। अब ये कौन-सी वैल्यू की बात हो रही है? यहाँ कहते हैं वो वैल्यू है जो इनको इनके पेरेंट्स से और इनके फैमिली के जितने बड़े लोग थे उनसे मिली। इनके सपोर्टर जैसे ये बताते हैं कि आनंद त्रिभुवनदास पटेल जो है वो इनके सपोर्टर और मेंटर थे, उनसे ये इनको वैल्यू मिली और ये वैल्यू थी इंटीग्रिटी की, यानी ऑनेस्टी की। ये बोलते हैं कि हमेशा से ऑनेस्ट रहे हैं और इस वजह से ये इतने कंट्रीब्यूशन कर पाए हैं, और इनका मानना है कि अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो आपको किसी और के साथ ऑनेस्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप देखते हैं करप्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे ऐसे लोग के नाम सुनते हैं जिनका होता है कि अरे यार वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है या फिर बहुत ईमानदार कर्मचारी है, इस टाइप से। तो यही ऑनेस्टी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे इसके साथ एक और अच्छी बात ये कहते हैं कि सिद्धार्थ, याद रखना, लाइफ एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज का अर्थ होता है कि ज़िंदगी एक खास मौका है जिसमें हम अपने बेस्ट देकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। यानी कहते हैं कि लाइफ के मोमेंट्स को बर्बाद मत करो। इसमें तुम अपना टैलेंट का यूज़ करो बेस्ट तरीके से ताकि तुम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सको, कुछ अच्छा काम कर सको। वो कहते हैं कि तुम्हें आस-पास ही बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जैसे किसी दोस्त को हेल्प चाहिए होगी, एक टीचर वॉलंटियर ढूँढ रहे होंगे, या तुम्हारी कम्युनिटी यानी या तुम रहते हो वहाँ किसी को कोई वर्क के लिए या फिर किसी को किसी काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये बताते हैं कि इन्होंने भी ऐसा ही किया था और कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम भी फ्यूचर में ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ को खोजोगे और वहाँ पर अपने टैलेंट का यूज़ करके कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे। इसके आगे ये बताते हैं कि जो फेलियर है उसका ये मतलब नहीं कि तुम सक्सीड नहीं किए, यानी तुम सक्सेस नहीं हुए, बल्कि फेलियर हम उसे कहते हैं जब किसी काम को आप कर रहे हो और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे हो उस काम को करने में। क्योंकि एफर्ट अपना बेस्ट दो, भले उसका आउटकम क्या है, तुम सक्सेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसा हो रहा है उसकी चिंता मत करो, बस तुम अपना हर काम में बेस्ट दो। क्योंकि जीवन के अंदर तुम ये पाओगे कि कभी भी कोई भी चीज़ गलत हो सकता है, यानी बिगड़ सकता है। जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने सोचा भी नहीं था कि वो गलत हो सकता है या उसमें कुछ खराबी आ सकती है और वो हो जाए वैसा। तो कहते हैं कि ऐसा होता भी है। अक्सर बहुत सारे लोगों के काम जो वो कर रहे होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं, और जब भी कोई काम बिगड़ता है तो किसी भी इंसान को दुःख ही होता है। बट इसी चीज़ को यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई आपका काम बन गया है, तो आप खुश होते हैं, यानी हैप्पीनेस। तो आपको कितना खुशी मिल रहा है, इसको ये बोलते हैं कि इसका कोरिलेशन, यानी थोड़ा-सा कनेक्शन इंसान के लाइफ से भी हम लोग कर दिए हुए हैं कि सामने वाला कितना खुश है। अब इसको देखो समझाते कैसे ये, कि अक्सर
आप जब खुश होते हो तो आप देखते हो कि अरे यार आपने कोई अच्छा अचीव कर लिया हुआ है, तो आप बहुत सारे तो कभी-कभी कंपेयर करने लग जाते हो कि यार मेरे पास इतना है तो सामने वाले के पास कितना है? या अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तब भी आप कंपेयर करते हो कि यार मेरे साथ गड़बड़ हो गया लेकिन सामने वाले का अच्छा चल रहा है। तो ये जो कंपैरिज़न है इसके बारे में कहते हैं कि इंसान अक्सर सामने वाले को देखता है, जैसे हो सकता है वो रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो या कोई और हो, जिसे शायद ही आप जानते हो, आप उससे अपने आप को रिलेट कर लेते हो। इस वजह से इन्होंने बताया कि नॉर्मली पीपल किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं जो उनसे ज़्यादा खुश होता है या उसके पास हमसे ज़्यादा कुछ होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यह एक इमेज है परफेक्शन का। यानी कि आप बस उसी से कंपेयर कर रहे हो जिसके पास आपसे ज़्यादा है। आप थोड़ा गौर करो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आपसे कम है। यानी कोई भी फैसिलिटीज़ कोई भी चीज़ आपके पास है, हो सकता है कि उनके पास आपसे भी कम हो वो चीज़। इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचना शुरू करोगे तो आप हर उन चीज़ों को चेरिश करोगे जो आपके पास है। आप देखोगे कि यार मेरे पास ये चीज़ है, किसी के पास वो भी नहीं होगा। तो इस वजह से आप सबको इम्पोर्टेंस दोगे, सभी चीज़ों को चेरिश करोगे। यहाँ पे एक चीज़ ये बताते हैं कि देखो मुझे याद है कि जब तुम मेरे साथ दिल्ली आए थे, यानी अपने ग्रैंडसन में लिखते हो कि जब तुम मेरे साथ दिल्ली आए थे 1999 में, और जब मुझे पद्म विभूषण मिला था, जो कि एक अवार्ड है, एक मेडल है वो, तो तुमने उस मेडल को मेरे गले में डाल करके बहुत ही इनोसेंटली पूछा था मासूम तरीके से कि दादाजी क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तब हमने तुम्हें ये कहा था कि हाँ, ये मेडल तुम्हारा भी तो है, लेकिन असल में चैलेंज ये नहीं है कि तुम मेरा मेडल रखो, असल में चैलेंज ये है कि तुम अपना मेडल अर्न करो अपनी मेहनत से। फिर अंत में कहते हैं कि सिद्धार्थ, अगर हम ब्रेव एनफ हैं प्यार करने के लिए, अब यहाँ पे प्यार का मतलब है कि अपने वर्क से प्यार करना, समाज से प्यार करना। कहते हैं कि अगर इतने हम ब्रेव हैं और हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम दूसरों की खुशी में खुश हो सकें, और इतने वाइज है कि हम ये समझ सकें कि दुनिया में रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि हर कोई अपनी खुशी पा सकता है। यानी कि हर किसी के लिए एनफ है इस दुनिया में। तो अगर कोई इतना समझ जाता है तो अपनी ज़िंदगी सच में जी सकता है। फिर ये कहते हैं ये मेरी मूज़िंग्स, मूज़िंग्स यानी थॉट्स हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी जनरेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें इंस्पायर करें कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में बेस्ट एफर्ट दो, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने इस देश के लिए और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए। इससे मैं कहना चाहूँगा कि तुम ब्रेवली इस दुनिया में जाओ और तुम्हें जो भी तुमने फ़ील्ड अपना चुना है, उस फ़ील्ड में अपना पूरा जी-जान लगा दो, यानी वर्क करो टायरलेसली। इसके बाद ध्यान देना, जो भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलते हैं, जो भी तुम्हारे पास रिवॉर्ड आते हैं, वही तुम्हारे एक्चुअल रिवॉर्ड हैं, और इससे ये माना जाएगा, ये समझ में आएगा तुम्हें कि एक्चुअल में तुमने अपने जीवन को सही तरीके से, सही ढंग से जिया है। यानी सिंपली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने इस जीवन में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा एफर्ट दो, जिससे आपका, आपके समाज का, अपने देश का भी अच्छा हो सके। तो देखा जाए तो इस लेटर के अंदर जो डॉक्टर कुरेन है, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज दिया है कि ऑनेस्टी, सर्विस और ग्रैटिट्यूड, यानी ऑनेस्ट रहना है, अपना जो भी काम करना है देश के लिए करना है, और जो भी काम करना है उसमें अपना जी जान लगा देना है। और इस तरह से आप अपना जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि आपका लाइफ तब जाकर के पूरी तरीके से एक वेल स्पेंट लाइफ होगा। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर जो एक एक्चुअल में लेटर है। तो यहाँ ये पूरा खत्म होता है। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी इनकी ये बातें।